everyone. In this video, we are going to discuss about controlling. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मैनेजमेंट के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं जिसमें है प्लानिंग। प्लानिंग इंक्लूड करता है हमारा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड है हमारा डिटरमिनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज के बीच में। एंड डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्टाइल्स। कंट्रोलिंग बेसिकली एक्टिविटी है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन की। जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज फोकस ऑन कंट्रोलिंग। जो लेक्चर कंटेन करेगा मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, importance of controlling, nature of controlling, feature of controlling and relationship between planning and controlling। क्योंकि ये एक प्रोसेसर है दैट इज साइक्लिक प्रोसेसर। जो कंट्रोलिंग है वो हमारी प्लान डायरेक्टेड होती है बाय द प्लानिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली मीनिंग है एक्टिविटीज है इन ए ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज द प्लान। कंट्रोलिंग इंश्योर करती है दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो ताकि हम अचीव कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी डिफाइन एज ए कंपैरिजन है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारी कंट्रोल के लिए हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारे उन स्टैंडर्ड से हमारी एक्चुअल प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करके हम कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हैं कंटिन्यूस एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं टू इंश्योर कि हमारे डिजायर रिजल्ट आ सके और अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक एसेंशियल पार्ट है। इट इज इसके अंदर हम देखते हैं कि राइट थिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सही तरीके से हो रही है और जो भी फंक्शन हो रहा है वो राइट टाइम पे हो रहा है। जो कंट्रोलिंग है फंक्शन फाइंड आउट करता है हाउ फार हम कितने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितनी फार है और उसमें कितने डेविएशन है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी डिफ्लेक्टेड है उसको एनालिसिस करते हैं बाय द कंट्रोलिंग मेथड। हम कंट्रोलिंग से ही पता कर पाते हैं और एनालिसिस करते हैं और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के जो भी डेविएशंस के कॉजेज हैं हम उन डेविएशन कॉजेज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। जो हमारी कंट्रोलिंग है हर चीज को प्रॉपरली करती है डन वेल। इसके साथ साथ ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर है हमारा भी जो भी हम देखते हैं ओवरऑल इंडिविजुअल एंड ए ग्रुप ऑफ कंसिस्टेंट विद इन ए शॉर्ट और लॉन्ग रेंज प्लान की हम इनके अंदर कंट्रोलिंग करते हैं। साथ के साथ में हमारी कंट्रोलिंग हेल्प करती है जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है। और जो भी कंसिस्टेंस विद इन वन और another through a organization, it's help maintain compliance with essential organization rule and policies को भी हम it help maintain compliances with essential organization rule and policies। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग तो हमारी जो कंट्रोलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कंट्रोलिंग है हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग नहीं होगी तो उसके गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी हमारी कंट्रोलिंग फंक्शन है मेजर करती है हमारी प्रोग्रेस को कि हम प्रोग्रेस मेजर करते हैं कि हमने कितने गोल को अचीव किया और साथ के साथ में ये हमारे हाईलाइट करती है और इंडिकेट करती है करेक्टिव एक्शंस को कि हमने क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। टारगेट से हम डिले होते रहते, राइट थिंग राइट टाइम पे नहीं हो पाती, राइट प्लेस पे नहीं हो पाती।
सेकंड है हमारा फॉर इवेल्यूटिंग और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैंडर्ड को जो फॉलो करने के लिए गुड कंट्रोल सिस्टम होता है वो बेसिकली मैनेजमेंट इज वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड आर सेट, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो एक्यूरेटली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। केयरफुली हम उनको चेक कर सकते हैं बाय द कंट्रोलिंग मेथड, और चेकिंग के साथ साथ हम अगर वो मेजर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग चेंज टेकन प्लेस भी लिया जा सकता है। हम किस तरह से उनको कंट्रोल मेजर्स को स्टैंडर्ड्स को फॉलो कराएं, और विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हमें हेल्प करती है कंट्रोलिंग। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग की वजह से रिपीटेड यूज ऑफ नहीं होता रिसोर्सेज का, साथ में वेस्टेज को ये रिड्यूस कर देता है और जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है रिसोर्स की यूज की। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर एक गुड कंट्रोल होता है वो हमेशा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अगर एम्प्लॉयज को पता होता है कि उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग है, उनको रेगुलरली विजिट किया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड और इंसेंटिव मिलेंगे, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं और जिससे वो अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करते रहते हैं और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और हम अपने उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती है और वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपनी, अगर कंट्रोलिंग होती है तो। फैसिलिटेटिंग कंडक्टिंग इन ए एक्शन, जो भी हमारी कंट्रोलिंग है वो ईच डिपार्टमेंट में जो भी फंक्शन है उसे प्रॉपर मैनर में करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। प्री डिटरमाइन जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत कोऑर्डिनेट करता है बाय द कंट्रोलिंग एक्शन। 6 है हमारा एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, की जो हमारा कंट्रोलिंग है क्रिएट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता है कि कोई भी अपने ऑर्डर को क्रॉस नहीं करता, सबऑर्डिनेट्स अपने सीनियर की बात को मानते हैं, ऑर्डर वहां से आता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे हमारा जो क्लोज चेक हो जाती है एक्टिविटी इफ, और एम्प्लॉयज को भी प्रोवाइड करती है एक डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिलता है इससे कि डायरेक्शन हमेशा हमारी एक ही पर्सन से हमें लेना है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी पर्सन एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर सकेगा और इससे हमारे मनी रिसोर्सेज भी वेस्टेज होते हैं, जबकि कंट्रोलिंग आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे एम्प्लॉय को पता होता है, एम्प्लॉयज को पता होता है कि उन्हें किससे डायरेक्शन रिसीव करना है। जब नेचर की हम बात करते हैं तो हमारी जो कंट्रोलिंग नेचर है वो बहुत सारे नेचर है, वो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड नेचर रखती है हमारी। गोल ओरिएंटेड मीन्स कि जो भी कंट्रोल हम करते हैं उसके लिए हम पहले से प्री मेजर्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और ये प्री मेजर स्टैंडर्ड्स ही हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। फंक्शंस जो हैं एंश्योर दैट ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर कंसिडर विद ए शॉर्ट और लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी वजह से हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो हमारी क्या है, वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन के ऊपर ही बेस होते हैं। कंट्रोलिंग इज एन प्रिजर्वेटिव फंक्शन है, इसका मतलब कि कंट्रोलिंग जो फंक्शन है वो एप्लीकेबल है ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हर लेवल के ऊपर, कि सभी तरह की डाइवर्सिफाई है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल लार्ज मीडियम एनजीओ सब पे ये एप्लीकेबल है और सभी लेवल के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमारा टॉप मैनेजर है वो कंसर्न करता है विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिलेटेड है हमारे कि बोर्ड की पॉलिसीज एंड प्लान से रिलेटेड होता है और देयर डायरेक्टिव से रिलेटेड है। जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजर है ये हमारी जितनी भी प्लान पॉलिसीज है इनके एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड होता है और इसका बेसिक पर्पस होता है गेटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएं। जो लो लेवल मैनेजर और सुपरवाइजर्स हैं
ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल को, ताकि हम सक्सेसफुली ये ऑपरेशनल कंट्रोल को मैनेज कर देखते हैं और जिससे हम सक्सेसफुली परफॉर्मेंस दे पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं एक्यूरेटली। ऑपरेशनल से रिलेटेड है ये। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये वन टाइम फंक्शन नहीं कि आपने एक बार कर दिया और हमेशा रहेगा। ये कंटिन्यूअस होने वाला फंक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होता है एनालिसिस ऑफ, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, जिसे हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहा है कि हमने प्लान कर लिए कि हम इस तरह से वर्क करेंगे, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको इवोल्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कहाँ, और रिजल्टेंट से हमें डेविएशंस का पता चलता है और उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करते हैं और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारी एक एक्स फर्म है जो रेडीमेड गारमेंट की फर्म है, जिसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि वो 10,000 पीसेस ऑफ शर्ट पर मंथ मैन्युफैक्चर करेगी, बट हमने इवैल्यूएट किया कंट्रोलिंग के थ्रू कि वो सिर्फ 8,000 शर्ट्स पर मंथ प्रोड्यूस कर पा रही, मैन्युफैक्चर कर पा रही। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू हमने देखा कि हमारे जो स्टैंडर्ड है या प्लान परफॉर्मेंस है वो 1,000 शर्ट्स पर मंथ थी, लेकिन वो 8,000 ही कर पा रही। बाय द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कॉजेज रहे कि हम अपनी जो सेट परफॉर्मेंस है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पा रही। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी रीजंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जिसमें मशीनरी भी खराब हो सकती है, रिसोर्स प्रॉब्लम हो सकती है कि एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं हो, रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो। तो उन सभी कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उन आइडेंटिफाई कंडीशन करने के बाद उस हिसाब से हम प्लान करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। दिस प्रोसेस विल कैरी वन ऑन एवरी मंथ। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार कर दिया और हम इसको ऑल ओवर द मंथ हम इसको फॉलो कर सकते हैं। हर दिन जो होने वाली कंडीशन है अलग हो सकती है, हर दिन जरूर नहीं है कि एम्प्लॉय की कमी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो दैट डे, कि हम उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो ये डे टू डे करने वाला वर्क है, एवरी मंथ फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन इन ए केस, क्योंकि हर बार जो रीजन होंगे वो सिमिलर नहीं हो सकते। कंट्रोलिंग इज द बोथ बैक लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। जब हम इसके नीचे की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं हो सकते विदाउट एनालाइजिंग आवर पास्ट मिस्टेक, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी उस अकॉर्डिंग। तो ये जो व्यू है ये कहलाता है हमारा बैकवर्ड लुकिंग, कि पास्ट मिस्टेक्स से ही हम एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक करी थी और उस अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में प्लान करते हैं और उन प्लानिंग में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये बहुत तेजी से चेंज होता है, वो चेंजिंग होता रहता है, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है टू ब्रिंग ए चेंज विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कंडक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकें। कि जो पुरानी टेक्निक थी वो काम में नहीं आ रही है, तो नई टेक्निक को हमें ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम कोई भी नई टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको अपोज करते हैं हमारे। तो उस अपोजिशन को दूर करने के लिए भी कंट्रोलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम जो फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट है इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो किस तरह से एम्प्लॉयज उसको अडप्ट करें। इसीलिए इसे हम नेचर में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग कहा गया है। जो कंट्रोलिंग है डायनामिक प्रोसेस है, कि डायनामिक है, हर बार जो भी स्टैटिक नहीं है कि एक जो टेक्निक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ली हर बार वही टेक्निक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आएगी। मेथड सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, हमारे चेंजेस हैव बीन मेड वेयर इज पॉसिबल। जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल लिया कि एक्स फर्म है जिसमें हम 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करने का है, पर हम जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई वो 8,000 है। तो हर बार 10 इसके लिए जो भी हमारे
डेविएशन के रीजंस होंगे, डेविएशन के जो कॉजेज होंगे सिमिलर नहीं होंगे। कि कुछ कई बार हो सकता है कि हमारे रॉ मटेरियल डिफिशिएंसी की वजह से, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से हम फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, हो सकता है कई बार कुछ एम्प्लॉयज छुट्टी पर हो उसकी वजह से, कई बार दूसरे रीजंस हो सकते हैं कि कोई मशीन खराब हो, या कई बार हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और हर बार इनके ऊपर जो मेथड होगा कंट्रोलिंग का वो सिमिल, जो प्रोसेस होगा इनको रिमूव करने का वो सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि हर बार इनके कॉजेज अलग होते हैं। तो डायनेमिक प्रोसेस होगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इन्हें सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर जो हमारी एफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करने का जो टेक्निक होगी हर बार एक जैसी नहीं हो सकती। जो कंट्रोलिंग है इज ए पॉजिटिव प्रोसेस है। जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको ये देखना चाहिए टू मेक ए थिंग्स हैपन, कि चीजें हो रही हैं टू अचीव गोल। हम इसमें सबसे पॉजिटिव लेना होता है कि हमें अचीव, गोल को अचीव करना है विद इन द स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया है, और बाय मीन ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज। साथ में कंट्रोलिंग को शुड बी नेवर भी है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि लोग ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे लिए हर्डल की तरह है, कि हमें टारगेट्स बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं और हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हर्डल की तरह नहीं होनी चाहिए। गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ओन, कि हमारे खुद के ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करें ताकि हम आसानी से उन हर्डल्स को रिमूव कर सके। जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल नेसेसिटी है, और ये हेल्प करती है टू, हेल्प करने के लिए है, ना कि किसी भी फंक्शन के इम्पेयरमेंट और हिंड्रेंस के लिए। हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस नहीं है ये कंट्रोलिंग। जब फीचर्स की बात करते हैं, हमारे फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, तो फीचर की जब हम बात करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलोइंग फीचर को फॉलो करता है। इट्स हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। विदाउट कंट्रोलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। ये फैसिलिटेट प्रोवाइड कराता है हमें यूज ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेस, कि हम ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज कर सके जिससे वेस्टेज मिनिमाइज हो सके और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। इट इवेंचुअली एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, ये एक्यूरेसी के नियर होता है, हम एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये डिसिप्लिन एंड ऑर्डर को सेट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, बूस्ट अप करता है देयर मोरल टू फोकस देयर गोल ओरिएंटेड फंक्शन। साथ के साथ में इंश्योर करता है प्लानिंग को बाय रिसीविंग स्टैंडर्ड। जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, हर बार हम जैसे जैसे गोल अचीव कर जाते हैं हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते जाते हैं, और स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं बाय द प्लानिंग प्रोसेस। तो हम हेल्प करता है कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए। अगर हमने स्टैंडर्ड कि हमने ये देखा कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हम 10,000 शर्ट पर मंथ हमें बनानी है, और हम हमारे टारगेट, हमारा सब कुछ करने के बावजूद भी हमने क्या किया कि हम 8,000 ही बना पा रहे, तो हम हमारे स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज करेंगे, और हम हमारे स्टैंडर्ड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। और हमने देखा कि हम 10,000 से ज्यादा बना पा रहे हैं, तो हम हमारे स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं और अपग्रेड कर लेते हैं, और हमने देखा कि हम इसको 12,000 बना पा रहे हैं, तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कर दिया और रिवाइज कर दिया बाय द प्लानिंग, की हमने रिवाइज करके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में अब 12,000 बनाएंगे। अगर हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे 10,000 टारगेट को अचीव, तो हम हमारे स्टैंडर्ड को फिर से रिवाइज करते हैं और डिक्रीज कर देते हैं, और उसको हमने कर दिया 8,000, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन। साथ ही साथ में हमारे इम्प्रूव करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें ये वर्कर्स को मोटिवेट करती है, बूस्टअप कर रही है, कि हर तरह से हम उनकी मोटिवेशन हम देते हैं। हम फिजिकली रिसोर्सेज के थ्रू, इमोशनली मोटिवेट होता है पर्सन कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। और ये इट ऑल्सो मिनिमाइज एरर, कि एरर होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर देता है। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप एंड
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो कंट्रोलिंग गिव एन इम्पॉर्टेंस इनपुट, जो भी हमने कंट्रोलिंग से लिया है वो इम्पॉर्टेंट इनपुट है फॉर द प्लानिंग फेज के लिए, और जो प्लानिंग में हमने प्लान किया था उसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम इन्हें कंट्रोलिंग के थ्रू। जो कंट्रोलिंग है वो हमारा बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग मीन्स कि हमने जो फ्यूचर में गलती करी है, जो पास्ट में जो मिस्टेक्स करी है, उन पास्ट मिस्टेक्स को हम अभी प्रेजेंट में जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें ना करें। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है कि जो हमने पास्ट में जो मिस्टेक हुई थी उनको रिमूव करने के लिए हम किस तरह से प्लान करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग। जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है इंटर रिलेटेड है, इनफैक्ट रीइंफोर्स होती है ईच अदर, एक दूसरे से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे में मिक्स है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरी है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अधूरी है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में जो रिलेशन है ये एक दूसरे से प्री रिक्वेस्ट फॉर ए कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है प्री रिक्वेस्ट है, जो भी प्लान है प्रोवाइड कराता है स्टैंडर्ड फॉर ए कंट्रोलिंग। जैसे कि हमने पहले बताया कि हमने स्टैंडर्ड बनाया, ये स्टैंडर्ड हम अपनी प्लानिंग के अंदर बनाते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं एज पर द परफॉर्मेंस। कि हमारी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो हम स्टैंडर्ड को, हम देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा आ रही है तो स्टैंडर्ड्स को हम रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करते हैं बाय द प्लानिंग प्रोसेस, और हम स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड और डिग्रेड कर सकते हैं विदाउट प्लानिंग। और कंट्रोलिंग ब्लाइंड है, अगर हम कंट्रोलिंग नहीं होगी तो हमें परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी और हम हमारे स्टैंडर्ड्स को रीसेट नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्ड आर नॉट सेट एडवांस में तो मैनेजर को पता ही नहीं होगा कि उन्हें कंट्रोल क्या करना है, ये सब अपनी मर्जी से काम करेंगे और जो हमारे टारगेट्स और गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो अचीव नहीं हो पाएंगे। प्लानिंग इज ए मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। जो भी हमने इफ द फ्रूटफुल है, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग फ्रूटफुल होती है, कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड है हमारी, इट डिजॉल्व डेविएशंस, की हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट कर दिए और थ्रू द एनालिसिस हम कंट्रोलिंग में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है और उन डिफरेंस की क्या क्या कॉजेज है, उन कॉजेज को आइडेंटिफाई करके हम उनको डिसॉल्व करते हैं डेविएशंस को, और इनिशिएट करेक्टिव मैनर्स में, कि हमें जो भी डेविएशंस आइडेंटिफाई हुए उनको हमने आइडेंटिफाई करके करेक्टिव मैनर में मेजर्स लिए ताकि हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। जो इफेक्टिव प्लानिंग है कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा इम्प्लीमेंटेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग। या हम अगर अपनी परफॉर्मेंस को नहीं कर पा रहे तो प्लानिंग के थ्रू हम हमारे स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसी तरह से प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। जो भी प्लानिंग प्रोसीजर है वो हमेशा हमारी फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ होता है, कि हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें ये टारगेट्स को अचीव करने हैं, तो टारगेट अचीव करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, इसलिए प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है हमेशा। एंड ये जितनी भी प्लानिंग होती है मेक करती है पॉलिसी फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम हमारे जो भी रिसोर्सेज है फ्यूचर में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, एंड इसीलिए इसे हम कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग में। जबकि जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है। तो बैकवर्ड लुकिंग रिलेटेड होती है परफॉर्मेंस से, कि हम इस तरह की परफॉर्मेंस जो हमने प्लान बना दिए, फ्यूचर पॉलिसीज बना दी, उन पॉलिसीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी हमने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करी, वो मिस्टेक्स इस पॉलिसी इनकी परफॉर्मेंस में ना हो ताकि हम टारगेट को अचीव कर पाए। अचीव बाय द एम्प्लॉयज, कि किस तरह से वो एम्प्लॉयज इसको अचीव कर सकते हैं, एंड कंपेयर विद द प्लान, कि हमने जो भी प्लान बनाया उसको किस तरह से हम अचीव कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे जो प्रीवियस प्लान था उसमें क्या क्या हमने मिस्टेक्स किए हैं, और उन मिस्टेक्स को इस नई प्लान के अंदर हम ना करें और टारगेट को अचीव कर पाए। इफ देयर आर डेविएशन, हमने देखा कि जो प्रोसेस देखा उसमें डेविएशन आ रहा है, जो डेविएशन आएगा हमारी हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में आएगा। जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को माइनस करेंगे तो हमारी जो भी डेविएशन आएगा, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कि हमारी जो
एक्चुअल परफॉर्मेंस है अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। ये 10,000 है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शर्ट पर मंथ बना रहे हैं और ये 8,000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस है इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस है नेगेटिव आता है, और अगर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है तो ये डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों ही डेविएशंस को हमें देखना होता है कि अगर हम ज्यादा बना रहे हैं तो हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं और मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है तो वेस्टेज हो गया मनी का, रिसोर्सेज वेस्टेज हो गया, इतनी जितना हमने बनाया और उतनी की डिमांड नहीं है वो भी वेस्टेज है। तो दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए हमें मैनेज करने के लिए कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टैंडर्ड से ज्यादा भी परफॉर्मेंस ना और स्टैंडर्ड से बिलो भी ना हो। परफॉर्मेंस और आउटपुट जो है कंट्रोलिंग फंक्शन है और शो करता है फ्यूचर की एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच होनी चाहिए हमारी प्लांट परफॉर्मेंस से। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है कि अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, रिसोर्सेज वेस्ट हो गया, और जैसे टाइम बीतता है डिजाइन चेंज हो जाता है, फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो जो पुराना डिजाइन है वो नहीं चलेगा तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच करे, ना तो बिलो जाए ना ही अबाव जाए। therefore controlling is also forward looking function. This planning and कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेट करके हम नहीं कर सकते। अगर सेपरेट कर देंगे तो हम कभी भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दोनों ही हमारे सप्लीमेंट्री फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ईच अदर, और सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन जरूरी है दोनों ही फंक्शंस का। अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं होगा दोनों फंक्शंस का तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो प्लानिंग है मेक्स कंट्रोल एफिशिएंट, प्लानिंग के थ्रू ही हम कंट्रोलिंग को एफिशिएंटली बना सकते हैं, और कंट्रोलिंग के थ्रू ही जो प्लानिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों ही इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। हमने जो साइकिलिंग देखी प्रीवियस में, जो सबसे पहले जो साइकिल थी वो उसी को बताती है कि दोनों ही सब्सटेंस हमारे इंटरकनेक्टेड हैं, कि प्लानिंग डायरेक्टेड होती है बाय द कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग डायरेक्टेड होती है बाय द प्लानिंग।